स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों स्टेट को कंप्लीटली देख लिया। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी गोवा एंड कर्नाटक। ठीक है, सो ये था हमारा तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग देखेंगे ये छोटू सा महाराष्ट्र के नीचे है गोवा, और गोवा से लगा हुआ ये कर्नाटक। महाराष्ट्र और गोवा से भी लगा हुआ ये। ठीक है, अब देखो गोवा जो है ना, गोवा का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है गोवा। ठीक है, छोटू सा राज्य है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, गोवा। ठीक है, तो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, गोवा की कैपिटल पणजी। ये गोवा का मैप है। तो अगर हम देखें तो हमें ये जो पणजी है, पणजी कहाँ गया जी? ये ठीक है, ये पणजी छोटा दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी दिखाई दे रहा है, पणजी दिखाई दे रहा है क्या? तो मैं और बड़ा कर दूं। ठीक है, वैसे हमें गोवा में बहुत ज्यादा पढ़ना है। जैसे गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। पणजी कहेगा कि पणजी किस नदी के किनारे है? पणजी किस नदी के किनारे? ये जो नदी है ना, ये नदी आ रही है, इसको कहते हैं मांडवी रिवर। कौन सा? मांडवी। मांडवी। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी। मांडवी। ठीक है, मांडोवी, इंग्लिश में मांडोवी, हिंदी में मांडवी कहते हैं, मांडवी। ठीक है, मांडवी। मांडवी। पणजी का पूरा जो इकोनॉमिक बेस्ड है वो किस पर है? टूरिज्म पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बढ़िया बीचेस है। हर बीचेस को क्लीन किया गया है अच्छे से। यहाँ के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हमारा छोटा सा एक तो राज्य है। ठीक है, गोवा। और उसके बाद अगर हम इकोनॉमी के लिए, ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं या कोई चीजों को प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एकमात्र सोर्स क्या है कि हम अपने जो बीचेस हैं उनको अच्छा बनाएं, ताकि बाहर से लोग घूमने के लिए आए और उनसे हम पैसा कमाएं। तो पूरा गोवा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ का इकोनॉमी किस पर बेस्ड रहता है? टूरिज्म सेक्टर पर। देश विदेश से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम पीरियड में जब हमारी एयरवेज वगैरह सब ब्लॉक थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त तो कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से गोवा को काफी लॉस हुआ था। पहले गोवा जो हमारे देश के मतलब कि खुद के टूरिस्ट होते थे उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, क्योंकि उनसे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, और जो फॉरेन टूरिस्ट होते थे उनसे ज्यादा पैसा मिलता था, तो उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लेकिन कोरोना के बाद उनको पता चला कि भाई हमारे जो देश के टूरिस्ट हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, तो गोवा वाले बीच पर दारू पियेंगे एकदम बढ़िया जा करके, क्योंकि जो फॉरेन वाले रहते हैं वो लोग के लिए दारू ये और ये क्या कहते हैं, एक और सीन होता है बियर, ये सब क्या है? आम बात है। ठीक है, वो लोग बढ़िया पीते हैं और एकदम उघारे हो जाएंगे। उघारा मतलब कपड़ा निकाल के बढ़िया एकदम बीच पर सो जाएंगे, सन बात करते हैं उसको। ठीक है, सन बात। उन्हें सन बात लेने के लिए मई जून के महीने में कभी यूपी बिहार घुमाओ। ठीक है, यूपी बिहार घूमेंगे तो गोरी गोरी जो चमड़ी रहती है उनकी, वो चमड़ी जल के ना उधर जाएगी, और फिर उन्हें समझ में आएगा नहीं नहीं ये सन बात बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ गोवा में बीचेस है। गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था, है ना? गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1498 में, 1498 में यहाँ पर आया था वास्को दी गामा। ठीक है, वास्को दी गामा। वास्को दी गामा, और उसके बाद जो, क्योंकि वो खुद एक पुर्तगाली था, उसके बाद पुर्तगालियों का तांता लग गया, उन लोगों ने इसको कब्जाया। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब उस वक्त गोवा आजाद नहीं हुआ था, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा ही था।
क्योंकि देश में हमने देखा था 552 से अधिक प्रिंसली स्टेट थे, तो पहले उन्हें मिलाना था। ऊपर से वो 2-3 नौटंकी करने वाले थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर वाला, ठीक है, तो उनसे निपटना था। इसलिए जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और सब लोगों ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, गोवा को बाद में देखते हैं, ठीक है, गोवा को बाद में निपटेंगे उससे आराम से। इसको जब कहा गया पुर्तगालियों को कि जाओ यहाँ से, तो पुर्तगालियों ने कहा कि तुमको तो अंग्रेजों से आजादी चाहिए ना, तो अंग्रेज चले गए, हम थोड़ी आजाद किए हैं तुमको। फिर जो कि हाँ ब्रिटेन वाले, ठीक है, हम तुमको थोड़ी आजाद किए हैं। तब सरदार पटेल बोला अच्छा ठीक है, रुको हम तुमको जो कि बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे 1961 का टाइम पीरियड आया, ठीक है, 1961 यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या करवा दिया, अरे सरदार पटेल तो उनकी डेथ हो चुकी थी 1951 में ही, लेकिन 1961 में जवाहरलाल ने यहाँ से लगवा दिया नेवी, ठीक है। गोवा से जब पुर्तगालियों को कहा गया जाने के लिए तो लोग जा नहीं रहे थे, तब इनको भगाना पड़ेगा, कैसे भगाया जाए, तो यहाँ पर लगाया गया नेवी इधर से, ठीक है, इधर से आ गई आर्मी और ऊपर से चल गई है एयरफोर्स। तीनों तरफ से इनको लैंड, वाटर और एयर तीनों तरफ से घेर लिया गया। पुर्तगाली कह रहे हैं हम जाएंगे किधर से, हमको जाने दीजिए, ठीक है। अब जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे ना, तो पुर्तगाल से ऑर्डर आया कि गोवा को बर्बाद करो, हर जगह माइन लगा दो, बम लगा दो, सब उड़ा दो। तो यहाँ पर जब बात पता चली इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी ने कहा ठीक है, तुम गोवा में एक चिंगारी, एक तीली जलाकर दिखाओ, यहाँ से जितने भी ये पुर्तगाली है ना, अगर उसमें से एक भी सही सलामत चला गया तो भारत का नाम बदल देना। तब यहाँ के जितने ऑफिसर थे वो लोग बोले वो अपने वहां गवर्नमेंट को, देखिए यहाँ मैटर बहुत खतरनाक है, तीनों तरफ से घेर लिया है, हमें जाने भर के लिए जगह नहीं मिल रहा है, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से यहाँ से हम चले जाते हैं। तो गोवा को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया, ऑपरेशन विजय कब चलाया गया, 1961 में। और 1961 में गोवा किससे आजाद होता है, पुर्तगालियों से, ठीक है, पुर्तगालियों से। क्योंकि जितने भी ब्रिटेन वाले हैं या यूरोप वाले हैं, यूरोप में क्रिश्चियनिटी फ्लरिश्ड है, तो ये लोग यहाँ पर रहने लगे थे, तो यहाँ के लोग भी ज्यादा किस रिलीजन को मानने लगे, क्रिश्चियनिटी को। तो कहेगा कि गोवा में कौन सा रिलीजन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर माना जाता है, तो वो है क्रिश्चियनिटी। समझ में? ओके, तो गोवा में 2 ही 3 चीजें याद रखना। गोवा आजाद कब हुआ, 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय, ठीक है। यहाँ का इकोनॉमी किस पर डिपेंड करता है, तो टूरिस्ट पर, ठीक है, टूरिज्म पर। गोवा वाले बीच पर गाना भी सब बना देते हैं, गोवा वाले बीच पर पता नहीं दारू पियेंगे हीच कर, चाटा मारेगा खींच कर, ऐसे ऐसे गाने भी बन जाते हैं। बाकी इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। गोवा के बाद हम सीधा एंट्री मारते हैं कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका दिखाई दे रहा है, ठीक है। कर्नाटका की कैपिटल अगर हम बात करते हैं, कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर या बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। अब देखो, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, पहले हम पॉलिटिकल हिस्से को पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिकल हिस्से को पढ़ते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल में भी हमें थोड़े डिस्ट्रिक्ट वगैरह देखने पड़ेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उसके बाद उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर हम लोग फिजिकल वाला पोर्शन, ठीक है। ध्यान, ये मैप तो दिखाई दे रहा ना, मतलब और बड़ा करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ ये दिखाई दे रहा है मैंगलुरु, 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 ठीक है, मैंगलुरु। तो पहला ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना, दक्षिण कन्नड़ा में है मैंगलुरु, मैंगलुरु हेडक्वार्टर मैंगलुरु। पहला चीज याद रखना क्या, मैंगलुरु। अभी सब बताऊंगा इसका क्या क्या, पहले मैं प्लेसेस दिखा देता हूँ कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। तो मैंगलुरु, 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 ठीक है, मैंगलुरु।
मैंगलुरु के सामने अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा हासन, हासन, हासन डिस्ट्रिक्ट, हासन, 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 ठीक है, हासन। इसी हासन और मैंगलुरु के बीच में हमें एक जगह यहाँ पर मिलेगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। इसमें नहीं दिखाया, मैं मैप में दिखाऊंगा रियल वाले, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। कुद्रेमुख क्या देखने को मिलेगा, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। तो पहला याद रखना है मैंगलुरु, दूसरा हासन, तीसरा कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख। पहला मैंगलुरु, दूसरा हासन और तीसरा कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। उसके बाद जैसे ही हम लोग हासन से आगे बढ़ेंगे, हासन से आगे सीधा आगे मत जाओ, पहले नीचे आ जाओ हचक से, हमें यहाँ मिलेगा मैसूर, 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 मैसूर। हासन के नीचे मैसूर, मैसूर, और मैसूर के नीचे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एक नेशनल पार्क जिसको कहते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। मैसूर के नीचे बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। चार पांच चीजें होगी, कौन कौन सी, मैंगलुरु, मैंगलुरु के बाद कुद्रेमुख, कुद्रेमुख हासन, हासन के बाद मैसूर, और मैसूर के बाद बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क है ये, बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब देखो ये मैसूरू से 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, सीधा जाओगे तो आ जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु या बैंगलोर, ठीक है, बेंगलुरु या बैंगलोर, 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 बैंगलोर। और बैंगलोर से आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा कोलार, 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 केजीएफ याद है, केजीएफ, हाँ केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार सोने की खदान, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो बेंगलुरु के आगे कोलार, कोलार, कोलार। इतना क्लियर है, ठीक है। वापस से एक बार, ठीक है, वापस जैसे ये हो गया हमारा कोलार, कोलार, उसके बाद ये हो गया बेंगलुरु, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ये बांदीपुर, यहाँ हो जाएगा बांदीपुर, ठीक है, ओके। चलो वापस से देखते हैं हम लोग, जैसे 1 नंबर मैंगलुरु, 2 नंबर कुद्रेमुख, 3 नंबर हासन, 4 नंबर मैसूर, 5 नंबर बांदीपुर, 6 नंबर बेंगलोर, 7 नंबर कोलार, ठीक है, 7 नंबर कोलार, ठीक है। वापस एक बार वापस, एक बार वापस करेंगे, जैसे 1 नंबर मैसूर, मैंगलुरु, मैसूर नहीं मैंगलुरु, 1 नंबर मैंगलुरु, 2 नंबर कुद्रेमुख, 3 नंबर हासन, 4 नंबर मैसूर, 5 नंबर बांदीपुर, 6 नंबर बेंगलोर, 7 नंबर कोलार, ठीक है, 7 नंबर कोलार। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऊपर की साइड चलेंगे, कहाँ चलेंगे ऊपर की साइड, तो गोवा के पास, गोवा वाले बीच पर नहीं, गोवा के पास, गोवा के पास जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा कारवार, क्या मिलेगा, कारवार, कारवार, और कारवार से ऊपर जाएंगे तो धारवाड़, 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 कारवार के ऊपर धारवाड़, 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 धारवाड़ के ऊपर बेलगांव, या पहले ना इसको बेलगांव कहते थे, अब बेलगावी इसका नाम हो गया है, तो बेलगांव, ठीक है, बेलगांव, ठीक है। धारवाड़, पहले कारवार, धारवाड़, बेलगांव, कारवार, धारवाड़, बेलगांव, कारवार, धारवाड़, बेलगांव, कारवार, धारवाड़, बेलगांव,
ठीक है, कारवार, धारवाड़, बेलगांव, कारवार, धारवाड़, बेलगांव, ठीक है, कारवार, धारवाड़, बेलगांव, क्लियर है। अब देखो सीधा अब कोने पे आ जाते हैं, इधर इस साइड में आ जाना, ठीक है, इस साइड में यहाँ मिलेगा बेलारी, ठीक है, बेलारी, बेलारी दिख रहा है, ओके, बेलारी, बेलारी में, बेलारी में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर हम्पी, 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 बेलारी डिस्ट्रिक्ट में ऊपर क्या देखने को मिलेगा हमें, हम्पी, 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 ठीक है, हम्पी, 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 इतना क्लियर है, ओके, हम्पी, हम्पी, हम्पी के ऊपर चले जाओ तो मिलेगा रायचूर, 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 क्या मिलेगा, रायचूर, रायचूर, और रायचूर के ऊपर अगर देखेंगे तो कालबुर्गी, 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 ठीक है, कालबुर्गी, 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 इतना क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, पहले तो कारवार, फिर धारवाड़, फिर बेलगांव, ठीक है, ये मैं कर दूं धारवाड़ और ये कर दूं बेलगांव, ठीक है, बेलगांव, और फिर उसके बाद आए तो बेलारी, बेलारी में, बेलारी में ही हमें देखने को मिलेगा हम्पी, हम्पी, ठीक है, हम्पी, और हम्पी के ऊपर रायचूर, 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 और रायचूर के ऊपर एक छोड़ दो कालबुर्गी, 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 समझ में। अच्छा, इसी को ब्लैंक मैप पर एक बार देख लेते हैं, है ना, ब्लैंक मैप पर ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं कहूं ये एक नंबर क्या होगा, मैंगलोर, 2 नंबर कुद्रेमुखी, कुद्रेमुख, 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 ठीक है, कुद्रेमुख, 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 3 नंबर हासर, 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 हासन, ठीक है, ये हासन, हासर, ये 4 नंबर मैसूर, 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 और यहाँ पर 5 नंबर बंदीपुर, 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 यहाँ से जाने का, ये 2 छोड़ देने का, ठीक है, 6 नंबर बेंगलोर, बेंगलोर, और यहाँ 7 नंबर केजीएफ, 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 ठीक है, केजीएफ, कोलार, 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 ठीक है, कोलार, 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 क्लियर है, ठीक है, वापस से ऊपर चलते हैं, ऊपर जाएंगे तो हमें गोवा के पास, ठीक है, ये है गोवा, यही है गोवा, हाँ यही है, ठीक है, गोवा, ठीक है, गोवा के, गोवा से लगा हुआ क्या है, कारवार, 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 ठीक है, कारवार, 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 और कारवार के ऊपर धारवाड़, 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 और धारवाड़ के ऊपर बेलगांव, 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 ठीक है, बेलगांव, 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 इतना क्लियर है, बहुत बेलगांव। उसके बाद हमने सीधा अगर देखे तो यहाँ आने के लिए बोला था, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, बेलारी, 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 और इसी बेलारी में हमें देखने को मिलेगा हम्पी, 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 ठीक है, हम्पी, बेलारी के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रायचूर, 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 और रायचूर के ऊपर जाएंगे, इसको छोड़ दो, यहाँ आएंगे तो कालबुर्गी, 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 समझ में आ गया, लोकेशन याद रहेगा। अब इनके बारे में हम लोग स्पेसिफिकेशन समझते हैं कि क्या है, ठीक है।
चलो देखो हम लोग मैंगलोर से शुरू करते हैं। मैंगलोर, मैंगलोर कर्नाटक का एक क्या है, बंदरगाह है, मैंगलोर पोर्ट, जहां पर पोर्ट किस लिए यूज होता है, तो ट्रेड वगैरह के लिए पोर्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ईस्टर्न साइड्स इधर से वेस्ट से जितनी भी अगर शिप्स वगैरह आती हैं, साउथ इंडिया के लिए हो या नॉर्थ इंडिया के लिए हो, बड़ी बड़ी शिप्स आती है तो मैंगलोर पोर्ट पर आकर के अनलोड होती है। तो मैंगलोर किसके लिए फेमस है, तो पोर्ट के लिए। ठीक है, पोर्ट के लिए। अब इसी मैंगलोर में, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, मैंगलोर में ही हमें एक ये क्या बोलते हैं कि रनवे मिलेगा, एयरवे, जहाजों का रनवे, प्लेन का रनवे मिलेगा। रनवे, रनवे क्या होता है, जहां पर जहाज उतरती है ना, जहाज उड़ के आएगी और उतरेगी, जिस पर जहां से फिर उड़ान भरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रनवे। तो ये रनवे क्यों हमें पढ़ना है, क्योंकि ये रनवे का डिजाइन इस तरीके से है कि यहाँ पर नीचे क्या है, समुन्दर सामने के साइड, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, पूरा वेस्टर्न घाट, तो इसको बहुत पीछे भी नहीं ले जा सकता, लेकिन इसका ढाल जो है समुन्दर की तरफ है और इसकी जो लेंथ है वो छोटी सी है, और ये इस तरीके से है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ नीचे छूटा हुआ है, ये ऊपर है और फिर यहाँ नीचे से ऐसे गिरा हुआ है, ये एक टेबल की तरह दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ऐसे रनवे को हम लोग टेबल टॉप रनवे कहते हैं। टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप रनवे। ऐसे रनवेज बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पायलट्स होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए लैंडिंग करवाने के लिए, नहीं तो कई बार दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। और यही ऐसे ही एक दुर्घटना 2010 में हुई थी एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया के साथ मैं अभी दिखाता हूँ कि रनवे कैसा है। ठीक है, जैसे ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे रनवे को, इनका लेंथ थोड़ा छोटा होता है और इनके सामने या तो समुंदर हो या तो आगे जो है पीछे खाई हो। ठीक है, दोनों तरफ ही मौत दिखाई देती है। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो हम लोग समुंदर में चले जाएंगे, या कभी कभी पहाड़ों के बीच में रहता है तो खाई के अंदर चले जाते हैं। ऐसे रनवे को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे। तो मैंगलोर में जो रनवे है, मैंगलोर का जो रनवे है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे, पानी कम रहेगा। हाँ, एक्चुअली कैसा है कि कभी कभी कुछ समुंदर होते हैं ना जो बहुत गहरे होते हैं, स्टीप होते हैं, ढलान ऐसे स्लोप में नहीं गया होता है, कभी कभी ऐसे चीज जा करके हचाक से अंदर गहरा हो गया रहता है, उसको स्टीप स्लोप भी कहते हैं। और जब ये स्टीप स्लोप रहता है ना तो ये ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू ये ग्रेडियंट स्लोप वाले की अपेक्षा। ठीक है, स्लोप वाला है तो चलो अच्छा ठीक है, इसमें चला जाएगा धीरे से, लेकिन अगर यही स्लोप हमें ऐसे इमेज में देखने से लग रहा है कि अच्छा हाँ यहाँ पानी कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन ये जो मैंगलोर वाला है, मैंगलोर में अगर हम इधर से बात करते हैं तो इधर से पूरा का पूरा क्या वेस्टर्न घाट है और इधर समुंदर है। तो ये समुंदर बहुत स्लोप में नहीं है, खचाक से गहरे में चला गया है। ठीक है, स्टीप स्लोप है, जिसकी वजह से ये रनवे बहुत खतरनाक हो जाता है। और यही 2010 में ये दुर्घटना हुई थी एयर इंडिया के साथ, पूरा का पूरा वो कहाँ चला गया था, अंदर चला गया था। समझना, मैं दिखाता हूँ। जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, यहाँ पर देखना, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 was scheduled to international flight दुबई टू मैंगलोर on 22 मई 2010, बोइंग 377 पैसेंजर जेट वगैरह वगैरह, इसको भी क्योंकि आप पढ़ सकते हैं। 158 लोगों की मौत हो चुकी थी। ठीक है, और उसमें से 8 लोग बहुत बुरी तरीके से मतलब कि घायल थे। टोटल 160 पैसेंजर थे उसमें, मतलब क्रू वगैरह को लेकर के पूरा। ठीक है, तो ये दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से ये टेबल टॉप रनवे काफी न्यूज में रहा था। ठीक है, तो टेबल टॉप रनवे कैसे होते हैं वो समझ में आया क्या? तो भारत में ऐसे बहुत सारे टेबल टॉप रनवे हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कर्नाटका का मैंगलोरू है, फिर केरला का कोझीकोडे है। ठीक है, वैसे ही मिजोरम का लेंगपुई वगैरह है, शिमला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद सिक्किम में है, पाक्योंग है। लेकिन कहेगा दुनिया का सबसे खतरनाक टेबल टॉप रनवे कौन सा है, वो है नेपाल में लुक्ला एयरपोर्ट। समझा,
ये है नेपाल। नेपाल में तो पूरा पहाड़ी है, हिमालय की पहाड़ियां गई हैं, तो लुकला एयरपोर्ट है। भाई साहब इसमें तो सीधा अगर जाओगे ना तो सीधा खाई में चले जाओगे, और उसमें तो बचने के कोई भी चांसेस नहीं बचते अगर उसमें गिर गए तो। समझ में? तो टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप रनवे का कंसेप्ट समझा कि किसे कहते हैं टेबल टॉप रनवे? हाँ, टेबल टॉप रनवे। तो मैंगलोर में जो हमें रनवे दिखाई देता है वो कैसा है? टेबल टॉप रनवे। ठीक है, टेबल टॉप रनवे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और मैं मैप को बड़ा कर लेता हूँ। दिखाई दे रहा है ये? ठीक, ये हो गया मैंगलुरु। ठीक है, मैंगलुरु पोर्ट है और टेबल टॉप रनवे। 2010 में विमान दुर्घटना हुआ था, उसकी वजह से ये न्यूज में था। ठीक है, और सबसे कहेगा कि सबसे खतरनाक टेबल टॉप रनवे कहा है तो नेपाल का लुकला एयरपोर्ट, नेपाल का लुकला एयरपोर्ट। उसके बाद हम मैंगलोर के सामने देखते हैं। मैंगलोर के सामने तो हमें दिखाई देगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख से ना सबसे अधिक मात्रा में आयरन ओर निकलता है। आयरन ओर, आयरन मतलब जिससे लोहा बनाया जाता है, और मतलब उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स भी रहते हैं, धूल मिट्टी के कण वगैरह सब रहते हैं, तो पहले उन्हें सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, फिर जाकर के उसमें से लोहा निकलता है। ठीक है, तो कहेगा कि आयरन ओर का जो रिजर्व है वो कहाँ है? तो कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? तो कर्नाटका में। ठीक है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किस लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए। कुद्रेमुख आयरन ओर के लिए। ठीक है, आयरन ओर के लिए। कुद्रेमुख से सामने अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देगा हासन। हासन, हासन में इसरो ने जो है बड़े बड़े एंटीनाज लगाए हुए हैं, और ये एंटीना क्या करते हैं? जितने भी ऊपर हमारे सैटेलाइट मूव कर रहे होते हैं ना, तो उनको ट्रैक करते हैं। तो हासन में हमें सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्टेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन। सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन कहाँ देखने को मिलेगा हमें? हासन में। हासन में, हासन में। ठीक है, हासन में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? हासन। ठीक है, हासन। अब अगर हम बात करते हैं ये हासन से नीचे आएंगे, नीचे चाक से नीचे आ जाओ तो हमें मिलेगा मैसूर। मैसूर, मैसूर। मैसूर जो है, मैसूर किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो टीपू सुल्तान की, है ना? टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। और टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से वो कैसा था? सेकुलर था। वो सभी धर्मों को अच्छे से मानता था, और उसके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कैसे पता चलता है? उसके हाथ में जो अंगूठी रहती थी, उस अंगूठी पर राम लिखा रहता था। ठीक है, और उसने काम क्या करवाए थे? तो इसी मैसूर में ना ये है श्रृंगेरी पीठ है। पीठ क्या होता है? जैसे जब हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अगर हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ा पोस्ट देखा जाता है तो होता है शंकराचार्य, है ना? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में 4 मोनेस्ट्री, 4 पीठ को स्टेब्लिश किया था। ठीक है, जिसमें से मैसूर में एक है श्रृंगेरी पीठ है। ठीक है, उसी तरीके से उड़ीसा के पुरी में है गोवर्धन। ठीक है, ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ है, और द्वारका में शारदा पीठ है, और बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ है। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोगों ने जब रिलीजन पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, है ना? तो जो यहाँ का श्रृंगेरी पीठ था मैसूर का, वो श्रृंगेरी पीठ की जो दीवारें थी वो टूट गई थी, जर्जर हो गई थी। तो ये अपना टीपू सुल्तान ने उसको वापस से क्या करवाया था? रिपेयर करवाया था। ठीक है, रिपेयर करवाया था। इसी मैसूर में हमें गार्डन देखने को मिलेगा, वृंदावन गार्डन। ठीक है, जब मैं यूपी पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा था वृंदावन कहाँ है और वृंदावन गार्डन कहाँ है ना? हाँ, तो वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में। श्रृंगेरी पीठ मैसूर में। मैसूर किसकी कैपिटल थी? टीपू सुल्तान की। ठीक है, मैसूर किसकी कैपिटल थी? टीपू सुल्तान की। इतना क्लियर है? ओके,
मैसूर के नीचे अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देगा बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है, टाइगर्स, उसमें कौन से जानवरों को ज्यादा रिजर्व किया जाता है, टाइगर्स को, ठीक है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क में कौन से जानवर रहते हैं, टाइगर्स, ठीक है, टाइगर्स के लिए है बंदीपुर नेशनल पार्क। तो बंदीपुर कहेगा बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटका, ठीक है। वैसे ऐसे जगह थोड़ी पूछा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि नेशनल पार्क है तो ये कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहते हैं, फैला रहता है काफी दूर तक ना, उसके लिए वो स्टेट पूछता है कि किस स्टेट में है, बंदीपुर नेशनल पार्क किस स्टेट में है, कौन से जानवरों का वहां पर संरक्षण किया जाता है, तो ये याद रखना, बंदीपुर नेशनल पार्क टाइगर के लिए। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब अगर हम मैसूर से 1 और 2 छोड़ के चलते हैं आगे तो हमें देखने को मिलेगा बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु या बेंगलुरु, बेंगलुरु या बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कैपिटल ऑफ कर्नाटक बेंगलोर। सिलिकॉन वैली बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर, समझ में आया? तो अच्छा, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, कोई आइडिया है? हाँ, आईटी हब होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन आईटी होने की वजह से, हाँ एक्चुअली में देखो देखो सिलिकॉन का मतलब समझना पहले कि ऐसा कोई भी जगह है जहां पर बहुत अधिक अमाउंट में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन होता रहेगा ना, उसे हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक, ये 2 चीजों में फर्क होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो पंखा है, क्या हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे या इलेक्ट्रिक कहेंगे? इलेक्ट्रिक कहेंगे। अब समझना है किसे इलेक्ट्रिक और किसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनमें बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उनमें वायर्स नहीं गए रहते हैं, चिप के जरिए सारा का सारा काम होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक है, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है, हेडफोन इलेक्ट्रॉनिक है, समझे। लेकिन हमारे घर का लाइट जो इलेक्ट्रिक है, जिसमें वायर्स लगे हुए हैं, ठीक है, हमारे घर का पंखा इलेक्ट्रिक है, फ्रिज इलेक्ट्रिक है, समझा, मिक्सर इलेक्ट्रिक है। तो जहां पर हाई पावर की जरूरत पड़ती है वहां हमें वायर्स लगाने पड़ते हैं और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, और जहां पर हमें कम पावर की जरूरत पड़ती है और वायर्स की जगह हम लोग चिप का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स होते हैं उसमें उसे बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी किस तरीके से काम करती है। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में, समझ में आया? हाँ, तो जहां पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का ज्यादा प्रोडक्शन होता रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली, ठीक है। ऐसे ही यूएसए के कैलिफोर्निया में एक पूरा का पूरा गांव है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का भरमार लगा रहता है, वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है, तो उस पूरे गांव को ही कहा जाता है सिलिकॉन वैली। तो पूरे गांव का नाम ही पड़ गया है सिलिकॉन वैली, ठीक है। जैसे अगर कहेगा कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो यहाँ बेंगलुरु हो गया, ठीक है। तो वैसे ही वहां पर कैलिफोर्निया में एक गांव ही है सिलिकॉन वैली के नाम से, ठीक है। तो सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक में सारा का सारा समझ में आ गया। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, ठीक है, ओके। बेंगलोर से आगे हम देखेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा केजीएफ। केजीएफ के ऊपर तो कई सारी मूवीज भी आ चुकी हैं, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट आने वाला है। तो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड है, सबसे अधिक सोना निकलता है कहां से, कोलार से, केजीएफ से, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड से सबसे अधिक अमाउंट में सोने निकलते हैं, सोना, गोल्ड निकलता है, ठीक है, गोल्ड। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके। अब अगर केजीएफ हो गया हो और सोने से बाहर आ गए हो तो ऊपर चलते हैं।
ऊपर हम गोवा के पास चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कारवार। क्या देखने को मिलेगा? कारवार। कारवार में हमें नौसेना का अड्डा यानी कि नेवी का ये पोर्ट, नेवल पोर्ट देखने को मिलेगा, नेवल पोर्ट, क्योंकि समुद्र के किनारे है। हाँ, तो कारवार में हमें नेवल बेस देखने को मिलेगा, नेवल बेस। नेवल बेस जैसे होता है ना एयरफोर्स का बेस, मिलिट्री का बेस, वैसे ही कारवार में हमें नेवल बेस देखने को मिलेगा, नेवल बेस। क्या है? कारवार किस नदी के किनारे है? तो काली नदी के किनारे, काली नदी के किनारे, काली नदी के किनारे। हाँ, काली, काली नदी, काली यहाँ पर भी है, वो वाला काली मत समझना, काली नदी नेपाल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी काली नदी है। तो कारवार किस नदी के किनारे है? काली नदी के किनारे। कारवार किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर हमें नेवल बेस देखने को मिलता है, नेवल बेस, नेवल बेस, नेवल बेस। समझ में आया? ऊपर चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा धारवाड़, ठीक है, धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़। अब ना ये धारवाड़ ना पूरे कर्नाटका को धारवाड़ का पठार के नाम से जानते हैं। फिजिकल में भी समझाऊंगा कि धारवाड़ प्लेटू, ठीक है, पूरे कर्नाटक को हम लोग धारवाड़ प्लेटू के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो धारवाड़ लिखा हुआ है, धारवाड़, ये धारवाड़ सीसा और चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। लेड, लेड का प्रोडक्शन कहाँ सबसे अधिक होता है? धारवाड़ में, धारवाड़ में। बैंगल्स, बैंगल्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है अधिक? धारवाड़ में, ठीक है। तो सीसा और चूड़ी के लिए कौन फेमस है? धारवाड़, 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 ठीक है। इसी धारवाड़ के नाम पर पूरे कर्नाटका को धारवाड़ का पठार भी कहा जाता है, प्लेटू ऑफ धारवाड़, अभी समझाऊंगा, ठीक है। ओके, धारवाड़ के ऊपर हम देखेंगे तो बेलगावी लिखा है, इसे पहले बेलग्राम के नाम से जाना जाता था, बेलग्राम। और 1924 में यहीं पर एक कांग्रेस का एक समिट हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। यही एक जगह था, एकमात्र कांग्रेस सेशन जिसकी अध्यक्षता, चेयरमैनशिप किसने करी? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के जीवन का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम सेशन 1924, ठीक है, बेलग्राम। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब इस साइड में आ जाते हैं तो हमें मिलेगा बेलारी। बेलारी में हमें देखने को मिलेगा हम्पी, हम्पी, हम्पी। कहेगा हम्पी किस नदी के किनारे हैं? तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर। हम्पी तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे हम्पी। हम्पी विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी। हम्पी क्या हुआ करती थी? विजयनगर की कैपिटल, ठीक है, विजयनगर की कैपिटल। दिखाता हूँ, ये हम्पी, हम्पी विजयनगर के डिस्ट्रॉय के बाद, मतलब कि हम्पी भी धीरे धीरे तो डिस्ट्रॉय हो गया, खंडर हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ टेम्पल्स बचे हुए हैं, ठीक है। हम्पी में एक टेम्पल हमें देखने को मिलेगा, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष टेम्पल। कहेगा कि विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? तो हम्पी में। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी में, ठीक है। इस हम्पी के पूरे जो खंडहर हैं, उन खंडहरों को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। इसको किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। हम्पी में ही हमें एक मंदिर देखने को मिलेगा जिसे हम लोग रथ मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का रथ मंदिर ज्यादा फेमस नहीं है, उड़ीसा वाला रथ मंदिर ज्यादा फेमस है, ठीक है। कोणार्क वाला जो सन मंदिर है, सूर्य टेम्पल है ना, वो भी कैसा लगता है? यहाँ पर है तो पूरा दिखाई दे रहा है कि ये रथ है, ये घोड़ा है, खींच रहा है रथ। और वो सूर्य मंदिर भी जो है वो जिसपे बना हुआ है, तो वहां पर भी हमें चैरियोट देखने को मिलता है, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? रथ मंदिर, ठीक है। तो वो उड़ीसा वाला सन कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर हम्पी में भी हमें रथ मंदिर देखने को मिलता है। हम्पी किसकी कैपिटल हुआ करती थी? विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का सबसे खतरनाक राजा कौन था, याद है? कृष्णदेव राय, केडीआर,
हाँ, ठीक है, KDR। तो यही अगर हम हम्पी से ऊपर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा रायचूर, और रायचूर, इसी रायचूर दोआब। दोआब किसे कहते हैं? ऐसा जगह दो नदियों के बीच में हो। तो यहाँ पर ऊपर बहती है कृष्णा रिवर और नीचे से जाती है तुंगभद्रा। इस दो रिवर के बीच की नदियों को हम, जगह को हम लोग कहते हैं दोआब। तो रायचूर दोआब, रायचूर दोआब को लेकर के किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी? दोआब को लेकर के, हाँ, बहमनी और विजयनगर, बहमनी और विजयनगर। बहमनी और विजयनगर में जो लड़ाई हुई वो रायचूर दोआब को लेकर के ही हुई। कुछ एरिया कभी कभी बहमनी कब्जा लेते थे, तो कभी कभी जो कि विजयनगर वाले कब्जा लेते थे। लेकिन जब कृष्ण देवराय आए तो बहमनी को मार के पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और पूरा का पूरा रायचूर दोआब पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, केडीआर ने रायचूर दोआब पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था। क्लियर है? रायचूर दोआब के ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कालबुर्गी। कालबुर्गी, कालबुर्गी, कालबुर्गी का पुराना नाम था गुलबर्गा। गुलबर्गा, ठीक है, कालबुर्गी का पुराना नाम क्या था? गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्गा। इतना क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल चीजें थी, पॉलिटिकल, सब समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा इसके फिजिकल पोर्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कर्नाटक का पूरा जो एरिया है ना, उसे हम लोग धारवाड़ के पठार के नाम से जानते हैं। धारवाड़ प्लेटू, किस नाम से जानते हैं? धारवाड़ प्लेटू। और प्लेटू पठार जो भी होता है, धारवाड़ प्लेटू, और पठार जो भी होता है उसके अंदर हमें बहुत सारे खनिज, मतलब मिनरल्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें इसी प्लेटू में से क्या मिल रहा है? सोना, KGF। हमें इसी प्लेटू में से क्या मिल रहा है? लोहा, आयरन, है ना, आयरन और हो गया, और जो कि KGF कोलार गोल्ड फील्ड हो गया। तो सोना, लोहा, ठीक है, और तरह तरह के दूसरे तांबा वगैरह इस पठार में से हमें मिलता रहता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो कर्नाटक को फिजिकली तौर पर कौन सा पठार कहते हैं? धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार, ठीक है, धारवाड़ का पठार। अब इस धारवाड़ के पठार पर कई सारी नदियां हैं। ठीक है, इस धारवाड़ के पठार पर कई सारी हमें नदियां देखने को मिलती है। देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है ना। देखो, सबसे पहले यहां से एक नदी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कृष्णा। दिखाई दे रहा है? बड़ा कर दूं क्या? दिख रहा है ना? इसको हम लोग कहते हैं कृष्णा रिवर। क्या कहते हैं? कृष्णा रिवर। ठीक है, इस कृष्णा रिवर में ऊपर से नॉर्थ से आकर के मिल जाती है एक नदी जिसको हम लोग कहते हैं भीमा। भीमा, कौन सी नदी? भीमा, ठीक है, भीमा। अब कृष्णा रिवर से नीचे आएंगे तो हमें यहां से एक नदी जाती हुई दिखाई देगी, उसको हम लोग कहते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। उसके बाद हमने ये धारवाड़ के पहले क्या देखा था? धारवाड़, कारवार, कारवार, कारवार। कहेंगे कि कारवार किस नदी के किनारे है? तो कारवार जो है ये काली नदी के किनारे। काली नदी, काली नदी, काली नदी, नाम ही इसका काली नदी है। ठीक है, काली नदी, काली नदी। उसके बाद और नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यही काली नदी के पास से हमें मिल जाएगा सारावती। ठीक है, सारावती,
सारावती। काली नदी के नीचे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सारावती, सारावती, ठीक है, सारावती, सारावती। और सारावती के नीचे आएंगे तो हमें मिल जाएगा नेत्रवती, 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 ठीक है, नेत्रवती, यहाँ नेत्रवती। ये सारी की सारी वेस्टर्न घाट से निकल करके अरेबियन सी में गिर जाती है। और इन्हीं में से नदियों में से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सब उसको पता है कि सब लोग जानते हैं कृष्णा किधर जाएगी, तुंगभद्रा किधर जाएगी, भीमा किधर जाएगी, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है काली नदी किधर जाएगी, सारावती किधर जाएगी, नेत्रवती किधर जाएगी, ठीक है। तो यह है नेत्रवती, नेत्रवती। और नेत्रवती से अगर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कावेरी, ठीक है, कावेरी, कावेरी। कावेरी को कभी ऐसे भी लिखते हैं कावेरी, या इसको ऐसे भी, ठीक है। तो हमें इतनी सारी नदियां कर्नाटका में याद रखना है। कौन कौन सा, भीमा, कृष्णा, काली नदी, तुंगभद्रा, शरावती, नेत्रवती, कावेरी। कौन कौन सी नदी, सरस्वती नहीं, सारावती, 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 नेत्रवती, कावेरी, ठीक है। भीमा, कृष्णा, काली नदी, तुंगभद्रा, सारावती, नेत्रवती, कावेरी, ठीक है। जैसे पहले लाइन से याद करने का, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, काली नदी, सारावती, नेत्रवती, कावेरी। तो लोगों को मेनली दो मेजर नदियां याद रहती हैं, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी, या कृष्णा या कावेरी। तुंगभद्रा भी लोग याद नहीं रखते हैं, ठीक है, जुबान पर उनके कृष्णा, कावेरी ये दो नदी मेजर याद रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें कृष्णा, कृष्णा की ये जो ट्रिब्यूटरी है भीमा, इसको तो बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि भीमा से भी कई बार सवाल पूछता है। तो भीमा हो गया, भीमा के बाद जो कि ये कृष्णा हो गया, तुंगभद्रा, काली नदी, शरावती, नेत्रवती और कावेरी। इतना चीज समझ में आ गया, ओके। अब देखो एक बार यूपीएससी में क्या सवाल पूछा था कि जैसे यहाँ ये हमारा बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु, और ये है चेन्नई, ठीक है, बेंगलुरु और चेन्नई। यूपीएससी में पूछा था कि बेंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर सबसे साउथ में है, ठीक है, हाँ साउथ में, जैसे हो गया ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ में, तो किसका लोकेशन ज्यादा साउथ में है, ये बेंगलुरु का या चेन्नई का, नहीं, साउथ में बेंगलुरु है, ठीक है, साउथ में बेंगलुरु है। ये बेंगलुरु चेन्नई से नीचे पड़ता है। यहाँ भले देखने पे ऐसे ना लगे, लेकिन जब ये खींचा जाता है ना, ऐसे लाइन खींचा, जब लैटिट्यूड खींचा जाता है तो लैटिट्यूड में देखा जाता है कि बेंगलुरु ये चेन्नई से नीचे आती है, ठीक है। तो ये यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछता है देख देख के, कि हमको देखने में तो लगेगा कि चेन्नई ज्यादा नीचे है, लेकिन दरअसल ये बेंगलुरु नीचे है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इस तरीके से हमारे जो था गोवा और कर्नाटका, इसका पॉलिटिकल और फिजिकल सारा समाप्त होता है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में